क्या चाइना के लिए श्रीलंका में एंट्री का नया रास्ता खुल चुका है? श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसानायका की पार्टी ने पार्लियामेंट में जबरदस्त परफॉर्मेंस की है और एक मेजॉरिटी जीत ली है। ये एक मार्क्सिस्ट लीनिंग लीडर है और इनकी मार्क्सिस्ट सोच वाली पार्टी क्या श्रीलंका को मार्क्स की विचारधारा की तरफ ले जाएगी? क्या इसका प्रभाव इंडिया पर पड़ेगा और क्या अब श्रीलंका चाइना के और करीब पहुंच जाएगा? और क्यों इनका चुनाव और क्यों इनकी पार्टी का चुनाव एक बहुत बड़ा मोमेंट है श्रीलंकन पॉलिटिक्स में, जिससे तमिल ग्रुप्स भी परेशान हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। पहली बात, हुआ क्या देखिए। अनुराग कुमार दिसानायका की पार्टी है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पावर पार्टी, और इसने मेजॉरिटी जीत ली है श्रीलंका की पार्लियामेंट में। 225 सीटों में से 123 सीट जीतकर ये मेजॉरिटी ले आई है और ये साबित करता है दिसानायका की पोजीशन को श्रीलंकन पॉलिटिक्स में। अब आप कहेंगे प्रेसिडेंट तो कैसे रह गए वो? तो श्रीलंका का जो सिस्टम है वो सेमी प्रेसिडेंशियल है। प्रेसिडेंट के चुनाव में पहले ही वो जीत चुके थे। ये इलेक्शन असल में अगले साल होने थे लेकिन बीच में ही हो गए और कहा यह जा रहा था कि दिसानायक के प्रेसिडेंट तो बन गए थे लेकिन इनकी पार्टी के पास बहुत कम सीटें थी पार्लियामेंट में, और इसलिए कहा जा रहा था कि शायद इनकी जो पावर है वो ज्यादा दिन तक रह ना सके श्रीलंका के ऊपर। तो फिर ये होते हैं इलेक्शन और इस इलेक्शन में सबको चौंकाते हुए एनपीपी एक मेजॉरिटी जीतती है। इस मेजॉरिटी का मतलब ये है कि अब दिसानायके अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको परस्यू कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो इनकी नेशनल पीपल्स पावर पार्टी है, जो कि एक मार्क्सिस्ट लेनिस्ट विचारधारा की तरफ झुकती हुई पार्टी है, इनकी जब पॉलिटिक्स की बात की जाए तो 2019 से ही ये काफी एक्टिव रहे हैं पॉलिटिक्स में। उससे पहले स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं और इनका एक जो मूव रहा पॉलिटिक्स में वो हमेशा मार्क्सिस्ट विचारधारा की तरफ रहा। लेकिन जब ये प्रेसिडेंट चुन के आए भी श्रीलंका में, उसके बाद भी इन्होंने कोई ऐसा सख्त कदम नहीं उठाया कि जो आप कह सकते हैं कंप्लीटली वैचारिक तरीके से मार्क्सिस्ट या लेनिनिस्ट हो, कि जैसे आईएमएफ से श्रीलंका ने लोन लिया था। तो कोई भी मार्क्सिस्ट या लेनिनिस्ट अगर प्रेसिडेंट चुन के आता है, कोई भी मार्क्सिस्ट प्रेसिडेंट चुन के आएगा, तो वो ये कहेगा कि नहीं नहीं, हम इन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करेंगे, वेस्टर्न एरियाज के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, या फिर ऐसे लोन नहीं लेंगे जिससे हमें अपनी पॉलिसीज में बदलाव करना पड़े। अब ध्यान रखिए, जब भी ना आईएमएफ आपको लोन देता है तो आईएमएफ लोन देके ये कहेगा कि भाई लोन तो मिल गया लेकिन आपको अपनी जो पॉलिसीज है उसमें पेंशन कट करना पड़ेगा, आपको उसमें पब्लिक स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी, आपको एजुकेशन का बजट घटाना पड़ेगा, आपको अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ करना पड़ेगा, वहां निवेश करना पड़ेगा जिससे आपकी कंट्री में रिटर्न्स आए। तो इस बात को लेकर ये कहा जा रहा था कि अगर ये मार्क्सिस्ट लीनिंग प्रेसिडेंट जीत के आए हैं, दिसानायका के आने के बाद सवाल उठ रहा था कि जब से ये चुन के आए हैं तो क्या उसके बाद इन पॉलिसीज को कट करेंगे? क्योंकि कोई भी मार्क्सिस्ट लीडर या मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट पार्टी जब पावर में आती है तो पहली चीज यही होती है कि पब्लिक कट्स को वो मना करती है, लेकिन ऐसा इन्होंने अभी तक नहीं किया। जब ये पहले चुन के आए भी थे तो उसके बाद इनको जी जिनपिंग ने बधाइयां दी थी, फिर उन्होंने जी जिनपिंग को ने इनको बधाइयां दी हैं, जो दिखाता है क्लियरली कि चाइना इंटरेस्टेड दिख रहा है इस चीज के प्रति। और चाइना में आपको पता ही है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी, और वो अपना प्रभाव इस क्षेत्र में और बढ़ाना चाहती है। श्रीलंका को कई सारे ऐसे लोन, कई ऐसे प्रोजेक्ट रन किए थे उन्होंने जिसमें कि श्रीलंका के ऊपर कर्ज और ज्यादा बढ़ गया और श्रीलंका कर्ज चुकाने में नाकामयाब रहा, इंटरेस्ट पेमेंट वो कर नहीं पाए। इस चक्कर में वो और इस दलदल में फंसते चले गए। इस इलेक्शन के बाद अब इस राष्ट्रपति का चुनाव, और इस राष्ट्रपति के चुनाव के बाद एक नई पॉलिटिकल पार्टी का मेजॉरिटी में आना पार्लियामेंट में दिखाता है कि श्रीलंका की जनता कितनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी राजपक्षे और विक्रम सिंघे के रूल के अंदर। इनका जो एजेंडा रहा है वो ये रहा है कि इन्होंने कहा है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी या एक ही परिवार के लोग श्रीलंका के ऊपर रूल करते आए हैं, जिनका कंट्रोल श्रीलंका की पॉलिटिक्स के ऊपर इस तरह से आ गया कि जिन्होंने आपसी बंटवारे में पूरे देश में करप्शन फैला दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका का ये हाल है। और इन्होंने वादा किया कि ये एंटी करप्शन मूवमेंट रन करेंगे और पूरी तरह से क्लीन गवर्नमेंट रन करेंगे और श्रीलंका को इस परेशानी से बाहर निकालेंगे। पार्लियामेंट में जीत के बाद जो इनका इकोनॉमिक एजेंडा था, पहले इनके पास ज़रा पार्लियामेंट में सीटें नहीं थी, तो इनका जो इकोनॉमिक एजेंडा था, जो बदलाव ये करना चाहते थे, उसके लिए पार्लियामेंट से वो बिल पास नहीं होते, तो इनके पास ज़रा स्कूप नहीं था। लेकिन अब मेजोरिटी में आने के बाद इनके पास ये पावर आएगी, कैपेसिटी आएगी कि वो बिल्स या वो स्टेप्स जो लेना चाहते थे, जो बदलाव ये श्रीलंकन इकोनॉमी में करना चाहते थे, वो कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अनुराग कुमार दिसानायके की जीत के बाद तमिल ग्रुप्स में क्यों परेशानी है? देखिए, श्रीलंका को अगर आप देखो ना, तो श्रीलंका में मुख्य रूप से दो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, एक सिन्हली और दूसरे तमिल। सिन्हली जो है वो
सिन्हलीज जो है वो सिन्हली बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, और तमिल लोग ऑब्वियसली तमिलियन भाषा बोलते हैं। तो जो तमिलियन बोलने वाले लोग हैं वो ऊपर नॉर्थ श्रीलंका की तरफ रहते हैं, खासतौर पे जाफना एक इनका बहुत बड़ा गढ़ है। और याद रखिए एलटीटी ने इस पूरे इलाके पर यहाँ पे कब्जा एक समय में करके रखा हुआ था। 2009 में जाके श्रीलंकन आर्मी ने एलटीटी को यहाँ से खत्म किया था। और जाफना एक की पॉइंट था उस चीज़ का। जाफना इज लाइक द सेंटर पॉइंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा तमिल मेजोरिटी के लीडर्स ही होते हैं, और अक्सर नॉर्दर्न श्रीलंका ऊपरी हिस्सा जो यहाँ पर है, यहाँ पर हमेशा तमिल लोग ही जीतते हैं। तमिल लीडर्स को या तमिल पार्टीज को ही वहाँ के लोग वोट देना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिन्हली और कोई और लीडर अगर चुन के आता है जो बाकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से कोई और ग्रुप से चुन के आता है, तो वो इनके जो पक्ष की पॉलिटिक्स नहीं करेगा, वो ऐसे लॉज लाएंगे जिससे इनके राइट्स और कम हो जाए। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जाफना में भी एनपीपी की पार्टी जीत गई और तमिल पार्टीज हार गई। और ये रेयरली या पहली बार ही हुआ है कि जाफना में ऐसा हुआ कि तमिलियन पार्टीज हार गई और कोई और पार्टी जीती, वो भी दिसानायके की पार्टी की जीत के बाद। इतनी इंपॉर्टेंट सीट से, जाफना के आसपास के रीजन से उनकी जीत ये दर्शाती है कि पूरे देश में जो लहर है वो इनके सपोर्ट में है, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं करप्शन से, लोग परेशान हो चुके हैं उन नीतियों से जिसने श्रीलंका को इस लेवल पे ले आया कि श्रीलंका के पास पेट्रोल, डीजल और ऑयल खरीदने के भी, इंपोर्ट करने के पैसे नहीं थे, जिसके लिए उसे इंडिया से मदद लेनी पड़ी। आईएमएफ लोन देने को तैयार नहीं था, भारत ने गारंटी ली, तब जाके श्रीलंका को लोन मिला है। तो इन तरह की स्थितियां क्रिएट हुई और उसके बीच में एक नया लीडर, कंपैरेटिवली युवा लीडर चुन के आता है। तो हम देख सकते हैं कि शायद श्रीलंका में जो लोगों के बीच फ्रस्ट्रेशन था वो इस लेवल पे आ चुका था कि वो चाहते थे कि अब कुछ नया हो, और इसीलिए दिसानायका की पार्टी की इतनी बड़ी जीत इनको एक मैंडेट देती है जहां ये बड़े स्टेप उठा पाए। पर इन बड़े स्टेप्स का मतलब क्या होता है? क्या श्रीलंका और चाइना की तरफ जाएगा, क्योंकि कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट लीनिंग रूलर रहे? लेकिन एक चीज उन्होंने खुल के बोली कि हम चाइना प्रो इंडिया नहीं, बल्कि श्रीलंका प्रो श्रीलंका होना चाहते हैं, श्रीलंका फर्स्ट पॉलिसी पुश करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि एक दोनों ही देशों से जो उनके पार्टनर्स उनके सारे अच्छे संबंध बना के रखेंगे। और राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद ये इंडिया भी आए थे, जहां ये फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से मिले और एनएसए अजीत डोवाल से भी इनकी मुलाकात हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि ये इस बात को समझ रहे हैं कि श्रीलंका की पॉलिटिक्स को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया का कोऑपरेशन। हालांकि सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स भी इनसे मिलने इनके पार्टी ऑफिस आए थे, लेकिन इंडिया आना, इनका इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिलना, इंडिया के एनएसए से मिलना, ये दर्शाता है कि ये रियलिटी कि श्रीलंका बिना इंडिया के प्रॉस्पेरिटी को पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये एक रियलिटी है। और श्रीलंका की अगर आप मैप को देखो तो श्रीलंका एक ऐसी जगह लोकेटेड है जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अगर एक ऐसी पार्टी जीत के आती है जो बहुत ज़्यादा मार्क्सिस्ट ओरिएंटेड है, जो अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ और ज़्यादा करीब होना चाहेगी, या श्रीलंका चाइना को और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स दे दे जिससे कि श्रीलंका के अंदर चाइना की प्रेजेंस बढ़ जाए, तो शायद भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ वो हो सकती है। इसलिए इस इलेक्शन पर इंडिया की भी नज़रें थी। लेकिन पिछले कुछ समय से श्रीलंका में जो दबाव वहाँ की नीतियों के ऊपर बना है, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा कर्ज लिया और उन कर्ज को वो चुका नहीं सके, इंटरेस्ट पेमेंट कर ही नहीं सके। श्रीलंका ने हम्बन टोटा में, जैसे यहाँ चाइना से लोन लेके हम्बन टोटा में एक बड़ा सा पोर्ट बनाया, क्योंकि यार देखिए कोलंबो का जो पोर्ट है ना यहाँ श्रीलंका का, ये बहुत बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। अगर इंडिया में बड़े शिप्स आते नहीं पोर्ट्स पे, तो सारे के बड़े शिप्स यहाँ लगते हैं कोलंबो में, फिर उन छोटे शिप्स से उनको सामान को इंडिया के अलग अलग पोर्ट्स पे भेजा जाता है, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है कोस्ट लाइन की। अब इंडिया खुद भी डीप सी पोर्ट पर काम कर रहा है। तो कोलंबो और कोलंबो के बाद सिंगापुर, दो ही ऑप्शन इस रीजन में जहां बड़े डीप सी पोर्ट्स हैं। तो कोलंबो की वजह से बहुत फायदा श्रीलंका को मिलता था। चाइना ने उनको झांसा दिया, कहा क्यों ना एक हम्बन टोटा में बना देते हैं। इन्होंने कहा ठीक है भाई बना दो, बना दिया, लेकिन वहां को शिप्स ही नहीं आते हैं, क्योंकि लोग कोलंबो से सीधा सिंगापुर चले जाते हैं, इधर रुकना प्रेफर नहीं करते। तो वो एक व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट बन गया जिसपे खर्चे बहुत हुए पर फायदा कुछ नहीं हुआ। पर अब उसके बाद जब इन्होंने एयरपोर्ट पे काम करना स्टार्ट किया या ईस्ट कोलंबो टर्मिनल के ऊपर काम करना शुरू किया, जहां पे इंटरेस्ट पे कर ही नहीं पा रहा श्रीलंका और चाइना को, तब इन्हें और रियलाइजेशन हुआ कि इस पॉलिटिक्स में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं वो। और इसीलिए जब हार होती है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी की, एक नई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह जीत कर आती है, वो दिखाता है कि जनता में कितना ज़्यादा गुस्सा, कितना ज़रा असंतोष था पहले की पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति। अब बात आई जो इंडिया आई है, इंडिया के लीडर्स से बात करी और कहा यह जा रहा है कि जो इनका नॉर्मल एक जो स्टैंड था, बहुत ज़्यादा मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, लेफ्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हट के बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके बारे में कहा जा रहा है, चाहे आप अलग न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स पढ़ो, तो वहाँ ये बताया गया है कि ये लेफ्ट ऑफ सेंटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जैसे भारत में मान लो आप कांग्रेस पार्टी को देख लो, आप मार्क्सिस्ट तो नहीं बोल सकते, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बोल सकते, लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी में होती है जो थोड़ी सी लेफ्ट ओरिएंटेड होती है, लेकिन वो जनरली सेंटर की तरफ ही झुकाव रखती है, ऐसी पॉलिसी परसू करती है जिसमें एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, ना ही वो पूरी तरह लेफ्टिस्ट हो, ना ही पूरी तरह राइटिस्ट हो, सेंटर ऑफ लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी की तरह इन्होंने अपने आप को परसू करना स्टार्ट कर दिया। आईएमएफ की बिल पैकेज को भी इन्होंने मना नहीं किया और ये चीजें नहीं करना चाहते हैं, पर इन्होंने ये भी क्लियर किया है कि ये
इंडिया को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि नज़रअंदाज करके चाइना के साथ पार्टनरशिप को बिल्ड करना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि जब भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट या लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट किसी देश में आई है, सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ पैर ज़रूर जमाए हैं। इनके ऑफिस में उनकी लीडर्स की विजिट हुई तो शायद उसके बाद यहाँ और बदलाव हम देखें। देखते हैं आगे क्या होता है। पर अभी जो विजय हुई है एनपीपी की, पावर पार्टी की, पीपल्स पावर पार्टी, तो ये एक अच्छा स्टेप है श्रीलंका में। थोड़ी अब इसके बाद स्टेबिलिटी आएगी और हम उम्मीद करते हैं कुछ नए इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो लें ताकि श्रीलंका इस डेट के जाल से बाहर निकल सके। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप रिवीजन और चीज़ें समझ नहीं आना, इन चीज़ों के जाल से बाहर निकलना है, तो आपके लिए बहुत अच्छे कोर्सेज लॉन्च किए जा चुके हैं पीडब्ल्यू ओनली एच की तरफ, फाउंडेशन कोर्सेज वो भी। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रहार और टाइटन जैसे कोर्सेज, टाइटन इंग्लिश में है, प्रहार इंग्लिश में है। 2026 के लिए संकल्प जो इंग्लिश में है, टाइटन जो इंग्लिश में है, ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको प्रिपेयर करते हैं एग्जाम्स के लिए विद हाई क्वालिटी जीएस क्लासेस जो लाइव हैं। वहाँ आप सीधा इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, फिर आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी। सी सेट की क्लासेस आपको मिलेंगी, डेली एमसीक्यू मेंस का क्वेश्चन मिलेगा और जीएस की ई बुक्स मिलेंगी जो डिटेल में सब सारा कंटेंट एक जगह कंसोलिडेट करके आपको देगी ताकि आपको बाद में जगह जगह अलग अलग नोट्स के लिए ना भागना पड़े। और ये हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्लासेस आपको केवल 7,999 रुपये से ही शुरू होती हैं और एक बहुत ही किफ़ायती कीमत पर आपके लिए उपलब्ध है। आपकी प्रिपरेशन को एक बहुत बड़ा बूस्ट इससे मिल सकता है। तो अगर आप इन फाउंडेशन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के पिन लोकेशन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस तक पहुंच के इन कोर्सेज में एनरोल करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और इस एग्जाम को बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।